Jai Hind Darshako. Let me introduce myself initially. Uh, this is Aman Sharma and I hails from Upper Shimla, basically from Matyana. If I talk about my education, then I have done my Bachelor's of Commerce from Theo College, and then I have done my Master's of Commerce from HPU itself. Since then, I am in the preparation for civil services, and it's been now 2 years that I'm into this uh, journey. So I have analyzed many previous year question papers of Allied and HES. I have observed that the weightage of the polity sessions are increasing yearly by yearly, and if this would be helpful for you, then it will be a great fortune for me. सो आज हम बात करेंगे पॉलिटी की. दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर. So if I could deliver a small knowledge to you, then I'll feel immensely gratitude for this. तो बात करेंगे पॉलिटी की. हम इस सेशन में पॉलिटी का एक क्रक्स समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर करेंगे. कोई रटने वाला काम नहीं होगा. जो भी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आई हैव read NCERT since 6 to +2 of every subject, and I have completed M. Lakshmikant as well, and DD Basu for that matter. तो इन सब का जितना भी क्रक्स है वो मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है. आई एम नॉट दैट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, बट या इफ़ आई कैन हेल्प यू देन. तो शुरुआत करेंगे पॉलिटी की. अगर आप अपना एक बेस बनाना चाहते हैं पॉलिटी के लिए, तो आप NCERT से स्टार्ट करिए. और M. लक्ष्मीकांत जो है वो एक बाइबल है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बाइबल फॉर द पॉलिटी. तो आप M. लक्ष्मीकांत भी ज़रूर पढ़ें, पर अपना एक बेस पहले तैयार कर ले. NCERT से ही हो पाएगा. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटी. आई हैव सीन मैनी एस्पिरेंट्स who say polity is similar as political science, but it is not like that. Polity is different and political science is different, so don't pronounce polity as political science. तो what is polity, बात यहीं से शुरू करेंगे. तो टू स्टडी द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ लैंड इज कॉल्ड पॉलिटी. किसी भी देश का जो मूलभूत कानून है, एक ढांचा है, जहाँ जिस बिना पे वहाँ की जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लॉ कोर्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस काम होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम जो पॉलिटी पढ़ते हैं, दैट इज़ बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26th of January 1950 and commenced 26th of November 1949. तो प्रियम्बल से हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी की. पॉलिटी इज़ लाइक बाइबल, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रियम्बल. प्रियम्बल को समझने की कोशिश करेंगे. प्रियम्बल इज़ लाइक अ प्रीफेस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज विच गेव पंडित नेहरू इन 1946 अप्रॉक्स. तो उसकी का जो प्रीफेस है वो प्रियम्बल है. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, economic, political and social, liberty of thought, speech, expression, belief and faith, and uh, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. So in this Constituent Assembly, this 26th number of 1949, hereby do enact and to give ourselves this constitution. This is known as preamble, which is a preface of the objective resolution which was given by the Pandit Nehru in 1946 approx at that time in June. Yeah. तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे. एक चीज़ तो ये होगी कि मैं आपको जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में एक्ट्स हैं, वो भले ही लॉर्ड नॉर्थ PM हुआ करते थे उस टाइम पे, ब्रिटेन के. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है,
या आपका अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ डिक्लेरेशन या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी हम कहते हैं 1781 है, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है जो कि विलियम पिट के नाम पे पड़ा है, 1786 का कॉर्नवालिस एक्ट है, 4 चार्टर एक्ट है, दैट इज़ 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 चार्टर एक्ट है, 1853 चार्टर एक्ट है, और अगर हम 1858 का एक्ट की बात करें तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। कौंसिल एक्ट उसके बाद 3 है, 1909 का कौंसिल एक्ट है, 1892 का कौंसिल एक्ट है, 1909 का कौंसिल एक्ट है, 1919 का कौंसिल एक्ट है, और फेडरेशन एक्ट 1935 का है, जिससे कि 60% जो है वो संविधान लिया गया है, और 1947 का एक इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट है क्लीमेट एटली के टाइम पर। तो हम एक तरीका तो ये हो सकता है कि अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हम इन सारे एक्ट्स को रट लें और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सब रट लें, परंतु रटने वाला काम नहीं करना है। अगर आपको अपनी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनानी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली, थॉरली एंड कंसेप्चुअली। प्रीलिम्स में तो हो जाएगा, आप रटने वाला काम करेंगे तो प्रीलिम्स तो आप आराम से निकाल देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू मेन देन दिस वुड बी नॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू। हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो क्यों ज़रूरत पड़ी 1773 के एक्ट बनाने की, जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, वो उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज़ आई कैसे कि हमने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। लेट मी टेल यू, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथिएस्ट एंड बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन in the world, and it is a handwritten constitution for that matter. हम बात करें अगर उससे पहले की, तो अगर मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये इंडिया है, गल्फ नेशन जो है वो पर्शियन गल्फ के नेशंस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, टर्की है, नीचे अफ्रीका के साथ इजिप्ट है, ये पर्शियन गल्फ है। ये जितनी भी कंट्रीज़ है ये पर्शियन, इनको गल्फ कंट्रीज, गल्फ नेशंस कहा जाता है, और एक रेड सी है। तो इंडिया से जो ट्रेड हुआ करता था वो यूरोप के लिए ट्रेड हुआ करता था। यूरोप में जंक्शंस है, पोर्चुगल, स्पेन में वेनिस है, जेनोवा है, इस तरह की जो कंजक्शंस है वहाँ के लिए ट्रेड हुआ करता था, और वहाँ से वो जो ट्रेड है वो पूरे यूरोप में हुआ करता था। एक तो लैंड रूट था। लैंड रूट ये था कि इंडिया से लैंड रूट था, ये जितने भी गल्फ नेशंस है इसके थ्रू लैंड रूट हुआ करता था, और ये यूरोप में हुआ करता था। इंडिया की अगर हम बात करें तो जावा एंड सुमात्रा की जो कंजक्शंस है, यहाँ पे जावा एंड सुमात्रा है, इंडोनेशियन आइलैंड्स है। पहले हम इसे स्पाइसेस आइलैंड्स कहते थे या इंडीज़ आइलैंड्स कहते थे, और यहाँ के लिए ये एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था, और यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट्स है, स्पाइसेस है, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं, स्टोन्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ के लिए यूरोप के लिए ट्रेड हुआ करती थी। तो यूरोप में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि जो यूरोप था वो बहुत जो तेज़ी से है वो ग्रो कर रहा था। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वहाँ पे होने वाला था उस टाइम पे। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे ये जो नेशंस है, ये जो गल्फ नेशंस है, यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्क्स का कब्जा हो जाता है, और जो लैंड रूट होता है वो इंडिया के लिए बंद हो जाता है। 1453 के आसपास जो है कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर देते हैं, और लैंड रूट जो है वो बंद हो जाता है। तो एक होड़ सी मच जाती है यूरोप में, क्योंकि यूरोप के पर्सपेक्टिव में जो इंडिया की जो एक इकोनॉमिकली ग्रोथ जो इंडिया की थी, that would be most beneficial for them in the near future for their industrial revolution. तो अगर हम बात करें तो एक होड़ सी मच गई यूरोप में कि किस तरह से हम इंडिया जाए, और एक सी रूट जो वहाँ के एक प्रिंस हेनरी हुआ करते थे, जो वहाँ के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है वास्को डी गामा को 1498 में इंडिया के लिए सी रूट खोजने के लिए भेजा। तो स्पेन और पोर्चुगल की आप दो कंजक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्पेन से क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 के आसपास गए और उन्होंने तो अमेरिका खोज लिया,
और 1498 के आसपास पोर्चुगल के वास्को डी गामा ने जो है वो यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आते आते यहाँ पे अफ्रीका के केप्स ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ से होते होते वो इंडिया के मालाबार कोस्ट में पहुँचे, केरला पहुँचे। तो वहाँ से उन्होंने 3 पूरे कार्गो स्पाइसेस के ले गए और 60 टाइम मोर प्रॉफिट उनको यूरोप में उस चीज़ का हुआ। तो एक होड़ सी मच गई। और उसके बाद तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आने लगे इंडिया के लिए, क्योंकि सी रूट तो खोज लिया था। तो बहुत सारे लोग का ये मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि भारत की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने की है। इट इज़ पार्शियली राइट। क्योंकि जो इंडिया की खोज की है वो पूरे सी रूट से वास्को डी गामा ने की है, बाकी ऐसा नहीं था। भारत तो बहुत पहले से, भारत तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, मौर्यन काल है, इतनी बड़ी गुप्ता डायनेस्टी है, मुगल्स है, पूरा ट्राइपाइट्राइट स्ट्रगल है, इतना सब कुछ है। तो इंडिया तो पहले से ही था, पर जो सी रूट की उसकी खोज की, जो सी रूट में खोज की, वो वास्को डी गामा ने 1498 में की और मालाबार कोस्ट पहुँचे। अगर हम बात करें 1498 की, तो जब वास्को डी गामा वापस गए तो उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, यूरोप में उन्होंने वो सारी चीज़ें बेची। तो यूरोपियन पावर इंडिया की तरफ प्रोमिनेंट तरीके से आने लगी, जिसमें कि पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए हॉलैंड से, फिर इंग्लिश आए, उसके बाद जो है वो डेन्स आए डेनमार्क से, और उसके बाद जो है लास्ट में फ्रेंच आए। पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। तो पोर्चुगीज़, डच, इन चीज़ों के बारे में तो भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर तो ये लेक्चर थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चला जाएगा। हम ब्रिटिश से स्टार्ट करेंगे। तो 1608 के आसपास कैप्टन हॉकिन जो है वो भारत आए। उन्होंने वहाँ पे मुग़ल के दरबार में जो उस टाइम हुआ करते थे वो जहांगीर हुआ करते थे, तो मे आई कम इन सर कहकर वो मुग़ल के दरबार में आए थे। और जहांगीर ने उनको 400 मनसबदार दिया था। अगर आपने मनसबदारी सिस्टम पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो मनसब एक तरह का रैंक होता है। 1599 के आसपास एक इंडियाज़ ट्रेडिंग मर्चेंट्स करके इनकी एक कंपनी बनी थी, जो कि बाद में इनकी कंपनी बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका उसके बाद उसको नाम दिया गया। वो मर्चेंट्स ट्रेडर करके था, जिनका कि मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ईस्ट इंडीज़ में और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ट्रेड करना था, जो कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो 1608 में जब वो आते हैं तो क्वीन एलिजाबेथ II उनको 15 साल का एक चार्टर साइन कर देती है कि येस, यू कैन डू योर ट्रेडिंग फ्रॉम द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। उनको एक चार्टर मिल जाता है। अगर मैं चार्टर की बात करूँ तो चार्टर एक तरह का मैग्ना कार्टा होता है। मैग्ना कार्टा की जो शुरुआत है वो 1215 में किंग जॉन ने ब्रिटेन में कर ली थी। उसमें जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, प्रोसीजर्स है, वो सब उसमें बताए गए होते हैं कि किस तरह की रूल और प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो जावा सुमात्रा की यहाँ पे जो ईस्ट इंडीज़ है, मसूलीपट्टनम है, यहाँ पे जो है वो पोर्चुगीज़ और डच तो पहले से ही काम कर रहे थे। तो जब कैप्टन हॉकिन जहांगीर के दरबार में आए तो पोर्चुगीज़ ने इस चीज़ को सही ना मानकर पोर्चुगीज़ ने जो है यहाँ पे मुग़ल के साथ पोर्चुगीज़ की थोड़ी अनबन हो गई। तो जो मुग़ल है, जो वहाँ पे जहांगीर था, जहांगीर को कैप्टन हॉकिन को अपने दरबार से निकालना पड़ा पोर्चुगीज़ की इंटरफेरेंस होने के बाद। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बात तो पता चल गई थी कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी राइट चाहिए, अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, अगर हमें अपनी सॉवरेनिटी चाहिए या हमने अपनी डोमिनेंस यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो हमें पोर्चुगीज़ को हराना ही होगा। तो 1612 के आसपास एक बैटल ऑफ सवाली करके एक फाइट होती है, जो कि पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। अब डोमिनेंस तो पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई थी। बंगाल को जीतना था, मैसूर को जीतना था, मराठास को जीतना था, सिख को जीतना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बात पता चल गई थी कि इनमें यूनिटी नहीं है। जो भारत है इसमें यूनिटी नहीं है, क्योंकि हर एक राज्यों में हर एक सीमा के लिए कोई ना कोई लड़ रहा है। तो म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट कराने का जो आइडिया था, ये रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में आया। जब बंगाल को जीतने की बारी आई
तो बंगाल को जीत लिया सिराजुद्दौला, और वहाँ की जो अलायंस थी उनका एक 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ होती है, और उसमें जो है मीर जाफर और बंगाल के लोग ही खुद ही बागी हो गए थे। मैंने जैसे कहा कि यूनिटी नहीं थी, तो बंगाल के लोग बागी हो गए। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी जो बंगाल था, यहाँ पे बंगाल हुआ करता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये इस तरह की सेटलमेंट्स हुआ करती थी बंगाल के अंदर। तो बंगाल बहुत ही अगर इकोनॉमिकली देखें तो बहुत ही फर्टाइल था, बहुत ही ऑस्पिशियस था। तो बंगाल को जीतना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था। तो सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया। उसके बाद एक बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 के आसपास, जिसमें कि हेक्टर मुनरो जो है वो हरा देते हैं, जिसमें कि शाह आलम टू होते हैं या मीर जाफर होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हरा देते हैं। और उसके बाद जहाँ से हम पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से इसमें एम लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है, तो एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जो कि 1765 में होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रेवेन्यू है वो ब्रिटिश सरकार लेगी। अब आप खुद सोचिए कि एक कंपनी जो यूरोप से ट्रेड करने के लिए भारत आई है, जब 1608 में कैप्टन हॉकिन इंडिया आया तो मे आई कम इन सर कह के मुगल के दरबार में आया, वही कंपनी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू लेगी। अब डुअल गवर्नमेंट का एस्पेक्ट चल पड़ा, एक डुअल गवर्नमेंट करके भी एक चीज़ है, उसका एस्पेक्ट चल पड़ा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी का अपना एक डिप्टी नवाब होगा, जो कि जितने भी वहाँ पे रेवेन्यू मैटर्स है, जितना भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो उसके अंडर होगा। और जो गवर्नर होगा वो इनका होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होगा। तो जो नवाब था, जो सबसे टॉप पे नवाब था, उसके पास तो कोई राइट ही नहीं था, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाब साहब हमारे लिए कुछ करेंगे। तो नवाब साहब क्या ही करेंगे, नवाब साहब तो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो होता ये है कि बंगाल जीत लिया, मैसूर टीपू सुल्तान हैदर अली को हरा दिया, मराठा को हरा दिया, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिख को हरा दिया, और पूरे भारत पे कब्जा हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ तक भी ठीक था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इंडिया में पॉलिसीज़ को चेंज करना स्टार्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, और यही बात जो है वो ब्रिटेन के जो पीएम थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, और उन्हें लगता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम करे वो हमारे अंडर करे। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब अगर हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि या 1773 में ये है, तो ये चीज़ें फिर एक बैकग्राउंड, एक जो बेस लाइन है, एक जो अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस है, वो रीडिंग बिटवीन टू लाइंस करके एक कोट है, वो है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मायने पर। अगर आप बात करें, अगर आप यूपीएससी के लिए सीएससी या स्टेट पीसीएस इन बड़ी उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप उस एक अधिकारी में वो एक डीप एंड थॉट प्रोसेस होना अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। रटी रटाई चीज़ें तो किताबों में बहुत लिखी है। तो हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो वहाँ से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लॉर्ड नॉर्थ करके वहाँ पे उस टाइम पे जो था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट इट वाज इनिशियली द फर्स्ट स्टेप taken by the British government taken by the British government जो कि ब्रिटेन में बैठी थी, टू रेगुलेट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना था अपने अकॉर्डिंगली, कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पॉलिसीज़ ना बनाए, हमारे हिसाब से चले। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट का एक ये था। और जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, जो कि उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग था 1773 के आसपास। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल बॉम्बे के जो बिहार इनके जो बंगाल थे वो सबॉर्डिनेट बनाए गए वॉरेन हेस्टिंग के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, वो सबॉर्डिनेट बनाए गए और 4 लोगों की एक काउंसिल उन्हें दी गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया, जिससे कि जुडिशरी ठीक हो सके, रूल्स रेगुलेशन ठीक हो सके। और
सर एलिजा एम्फे जो थे वो फर्स्ट CGI ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। उसके बाद बात करें एक्ट ऑफ सेटलमेंट डिक्लेरेशन एक्ट 1781 की, तो जो कमियां 1773 में रह गई थी वो इसमें पूरी होनी थी। तो देखो, सुप्रीम तो रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही। जहाँ पे भी रेवेन्यू की बात आती, जहाँ पे डिफेंस की बात आती, जहाँ पे कोर एस्पेक्ट्स है उनकी बात आती, वो सब कुछ हाथ में था गवर्नर जनरल के, और सुप्रीम के कोर्ट के हाथ में तो छोटी बहुत चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनके बीच एक कन्फ्लिक्ट होता ही होता था इस चीज़ को लेकर। तो सुपीरियॉरिटी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ पे ही रखनी थी, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। 1784 का एक विलियम पिट करके एक वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम, उनके नाम पे एक इंडिया पिट्स एक्ट आया, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक कमेटी बनाई गई 24 लोगों की, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे 6 मेंबर उसमें रखे गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो भी कमर्शियल अफेयर्स है वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, जो भी पॉलिटिकल अफेयर है वो सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले लेंगे। तो इस तरह की जो है वो डुअल गवर्नमेंट की जो है वो स्टार्ट होगी, और सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी। ये सेंट्रलाइजेशन ये चलेगी 1833 तक, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक नहीं बन जाते। ये तब तक ये जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म रहेगी, सेंट्रलाइजेशन फॉर्म रहेगी। 1786 में कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल बने, और कॉर्नवालिस जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है कॉर्नवालिस को। और परमानेंट सेटलमेंट अगर आपने कभी सुना हो 1793 के आसपास का है, तो अगर वो आपने सुना हो तो वो भी कॉर्नवालिस के ही अंडर वो सारी चीज़ें हुई हैं। अब बात करें हम चार्टर एक्ट्स की, तो 4 चार्टर एक्ट्स है। 1793 का एक चार्टर एक्ट है। 1793 में क्या हुआ कि जो मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए बढ़ाई गई। जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी वो टी ट्रेड विद चाइना एक वो रखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कुछ ऐसे अफेयर्स थे जो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी, बाकी यूरोपियन तो ट्रेड करने के लिए बहुत आ गए थे, बाकी सारे तो फिर ओपन थ्रू कर दिया बाकी सब लोगों के लिए भी। वहाँ से 1793 के बाद एक 1813 आता है। 1833 का जो एक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1833 में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो विलियम बेंटिक को बना दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। तो 1833 में ही हो गया। फिर 1857 का एक एक्ट आता है, 1858 का एक एक्ट आता है गुड गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जिसमें कि वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म होगी। फिर सोचा गया, फिर जिसमें कि राजा ऑफ बनारस, महाराणा ऑफ ये सरदिनकर राव, ये सबको इन सबको जो है वो दिया गया, इन सबको जो है वो काउंसिल में बिठाया गया। काउंसिल में भी ये था कि जितने भी मेंबर हमारे इंडियन काउंसिल में थे उनके पास कोई राइट नहीं था, वो कुछ नहीं कह सकते थे, वो बस चीज़ों को सुन सकते थे, आराम से बैठ सकते थे काउंसिल उसके अंदर, ताकि कहना या अपना कोई ओपिनियन रखना वो सारा राइट उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं दिया था। तो इस तरह से फिर एक्सपर्टीज़ आई। फिर उसके बाद 1830 फिर उसके बाद एक मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म हुआ 1909 में। जो मॉर्ले हुआ करते थे वो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। जो मिंटो है वो आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे। एक 1990 का चेम्सफोर्ड करके एक एक्ट आया, और 1935 का एक एक्ट आया जो कि डिक्लेरेशन एक्ट है, जिससे कि 60% कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया ने लिया हुआ है। तो ये सारी एक्सपर्टीज़ तो 1935 तक आते आते ही हो गई थी। और उसके बाद क्लीमेट एटली जब लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहे उनके टाइम पे एक इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का। तो ये सारे एक्ट्स आए। बेसिकली इन एक्ट्स में क्या था? बेसिकली इन एक्ट्स में ये था कि जो रूल्स है, जो प्रोसीजर्स है, इंडियन काउंसिल है, काउंसिल में कौन मेंबर बैठेगा, या कोई आपका इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत कॉर्नवालिस ने कर दी थी